ये बात है बिहार के सासाराम की। उस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में अंडे बेचने वाले भूत की काफी चर्चा हो रही थी। जिधर देखो उधर लोग सिर्फ इसी की ही बातें कर रहे थे। अरे भाई सुरेश, कुछ सुना तुमने? किस बारे में बात कर रहे हो भैया? अरे वो अंडे बेचने वाले भूत की बात कर रहा हूँ, और किसकी? हाँ हाँ, सुनने में आया है कि जो कोई भी उस भूत की नजरों के सामने आया जिंदा नहीं बचा। इसीलिए तो मैं तुम्हें इस सुनसान रात में शॉर्टकट लेने को मना कर रहा था। कहीं वो अंडे बेचने वाला भूत हमारे सामने आ गया तो? अरे भाग, तू डर मत, मैं हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि तभी उनके पीछे से एक भयानक सी आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद दोनों दोस्तों की हालत पतली हो जाती है। अंडे ले लो, अंडे। भाई साहब, क्या आपको अंडे चाहिए? नहीं नहीं, हमें अंडे नहीं लेने, आप कहीं और जाओ। ले लो ना साहब, ये कड़कती ठंड में आपको अंडा खाकर मजा ही आ जाएगा। हमें नहीं खाने अंडे, तुम कहीं और क्यों नहीं चले जाते? कि तभी उस अंडे बेचने वाले का शरीर बदलने लग जाता है। आंखें भयानक लाल हो जाती हैं, चेहरा किसी भयानक दानव सा हो जाता है और वो भयानक आवाज में कहता है, क्यों रे, इतनी बार कहने पर भी तुम हमसे अंडा नहीं खरीदे? अब हम तुम दोनों को खा जाऊंगा। इसके बाद सोनू और सुरेश की जोर से चीखने की आवाज आती है और वो अंडे बेचने वाला भूत दोनों को ही बड़ी बेरहमी से मार कर खा जाता है। शालिनी अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव लौटी थी। बस से उतरते ही शालिनी तेज कदमों के साथ अपने घर की ओर बढ़ती है। उफ, घर जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में तो मैं कुछ खाना ही भूल गई और अब जोरों की भूख लगी है। ओह गॉड, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते में खाने को मिल भी क्या सकता है कि तभी उसे थोड़ी ही दूर पर एक खाने का ठेला दिखाई पड़ता है। शालिनी भागती हुई उस ठेले के पास जाती है। अरे भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। जी मैडम जी, अंडा है, खाना चाहेंगी आप? क्या अंडे? इतनी रात में अंडे कौन खाता है? मुझे लगा कुछ काम की चीज होगी। ले लीजिए ना मैडम, इस ठंड में अंडा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नो नो नो, मुझे नहीं खाना। इतना सुनते ही उस ठेले वाले का रूप बदलने लगता है और वो फिर उसी भयानक रूप में बदल जाता है। उसका ये भयानक रूप देखकर शालिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंडे बेचने वाला भूत हर बार उसके सामने आ जाता है। इसके बाद वो अंडे बेचने वाला भूत शालिनी को निगल जाता है। गांव में लगातार हो रही इन घटनाओं से पूरे गांव में अंडे बेचने वाले भूत का खौफ था। आलम कुछ इस तरह का था कि लोग रात में घर से निकलने से भी डरने लगे थे। सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन सासाराम स्टेशन पहुंचती है। रिया अपना सूटकेस लेकर नीचे आती है। तो फाइनली आ गई मैं, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सर्दियों की उस ठंड रात में रिया पैदल ही अपने घर की ओर चली जा रही थी। बार बार वो इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। और फिर वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे पूजा, तुम कब आई? ना कोई फोन, ना कोई खबर। भाभी, जो कुछ हुआ उसके बाद तो मुझे आना ही था। आओ अंदर आ जाओ। भाभी, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अब मैं क्या कह दी तुमसे? हमें तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। मैंने कहा था कि रात के समय अकेले ना जाए, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। इतना कहते हुए पूजा जोर जोर से रोने लग जाती है। मत रोई, अभी मैं आ गई हूँ ना, बहुत जल्द मैं सच्चाई का पता लगा लूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भूत का काम, इसके पीछे जरूर किसी की साजिश, और मैं इस बात के तह तक जाकर ही रहूंगी। राजू अपने परिवार के साथ पास ही के गांव में लगे मेले से लौटकर अपने घर की ओर जा रहा था। माँ, आज मेले में कितना मजा आया ना? हाँ बेटा, अब तो तुम खुश हो ना? अरे भाई, खुश क्यों नहीं होगा? आज मेले में इसने इतना सारे खिलौने जो खरीदे हैं, और फिर मिठाइयाँ भी तो खाई हैं। और इसके बाद पूरा परिवार तभी पप्पू की नजर एक ठेले पर पड़ती है। पापा, पापा मुझे वो लेना है। अरे अभी तो तुमने मेले में इतनी सारी मिठाई खाई थी, अब और क्या चाहिए?
अच्छा ठीक है, हमेशा की तरह तो माँ बेटा की ही जिद पूरी होती है। इसके बाद राजू अपने परिवार के साथ उस ठेले के करीब पहुंचता है। अरे भैया, क्या बेच रहे हो? जी, अंडे बेच रहा हूँ, लेना चाहेंगे क्या? मैं खाऊंगा अंडे, पापा प्लीज मुझे खरीद दो ना। अच्छा ठीक है, खरीद देता हूँ। भैया 2 अंडे दे देना। इसके बाद वो ठेले वाला 2 अंडे पप्पू को दे देता है। मम्मी अंडे बहुत टेस्टी हैं, आप भी लो ना। नहीं, मुझे नहीं खाना ये सड़े हुए अंडे, तू ही खा। इतना सुनते ही उस अंडे वाले की आंखें लाल होने लग जाती, चेहरा भयानक सा हो जाता है और फिर वो अपनी भयानक आवाज में बोलता है, क्या कहा तूने? तुझे अंडे नहीं खाने? मैं तो बस यूं ही कह रही थी, मुझे माफ कर दो। माफी? वही तो मैं नहीं करता। इतना कहते हुए वो रीना का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। अंडे बेचने वाला भूत दूसरे हाथ से राजू को भी हवा में उठा देता है, जिसे देखकर पप्पू जोर जोर से रोने लग जाता है और उस भूत के सामने अपने माँ बाप को छोड़ देने की गुहार लगाने लग जाता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ, छोड़ दो उन्हें, मैं तुम्हें अब किसी की जान नहीं लेने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो दोनों को दूर फेंक देता है और रिया की तरफ बढ़ता है। मैं नहीं डरती तुम जैसे भूत वूत से, जो अपनी खुशी के लिए बेगुनाहों की जान लेता हो। तुम क्या जानो किसी अपने के मारे जाने का दर्द। ये सुनने के बाद वो अंडे बेचने वाला भूत रुक जाता है और अपने पहले वाले इंसानी रूप में आ जाता है। अब उसकी आंखों में दर्द और तकलीफ नजर आ रही थी। रुंधी हुई आवाज में वो रिया को अपनी कहानी बताता है। पहले कभी मैं भी तुम्हारी ही तरह एक खुशहाल इंसान था। मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर इस गांव में अंडे का ठेला लगाया करते थे। गांव के सभी लोग हमारे यहाँ से अंडे लेकर जाया करते थे। हमारे ठेले के सामने एक सिंघाड़े वाला भी अपना ठेला लगाया करता था। उसे हमारी तरक्की से बहुत जलन हुआ करता था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जलन के मारे वो कुछ ऐसा ही कर देगा। इतना कहकर वो चुप सा हो जाता है। फिर क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? बताओ ना, फिर क्या हुआ? एक दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए दुकान पर मेरा पत्नी थी। दोपहर के वक्त वो मुझे दवा देने घर आ रही थी। भैया, वो आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरा इन्हें दवा देकर आती हूँ। आप तब तक मेरे दुकान का ध्यान रखिएगा। इसके बाद उस अंडे वाले की पत्नी अपने घर के लिए निकल जाती है। क्यों जी, आपने क्या सबका ठेका ले रखा है जो उसकी दुकान देखने के लिए हाँ कर दी? अरे भगवान, गुस्सा क्यों होती हो? ये सब मैंने हमारे फायदे के लिए ही तो किया है। इतना कहकर वो जल्दी से चूहे मारने की दवा निकाल लाता है और उस अंडे की दुकान पर रखे सभी अंडों पर छिड़क देता है। अजी वाह, आपके भी दिमाग का क्या कहना, कमाल कर दिया। इतने में अंडे वाले की पत्नी वापस अपने दुकान पर चली आती है और ग्राहक के आने का इंतजार करने लग जाती है। देखते ही देखते हमेशा की तरह ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सारे अंडे खत्म होने के बाद वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। जी सुनते हो, आज तो कमाल ही हो गया, आज बहुत ही जल्दी सारे के सारे अंडे बिक गए। इसके बाद वो अपने घर के कामों में लग जाती है कि तभी उसे लोगों के शोरगुल की आवाज सुनाई देती है और दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, हाँ भैया, इन लालची लोग को जीने का कौनो हक नहीं, इन्हें तो जला कर मार देना चाहिए। इतना कहकर वो लोग उनकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं, जिससे उस अंडे बेचने वाले और उसकी पत्नी की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन क्या किसी एक आदमी की गलती की सजा बेगुनाह लोगों को मिलनी चाहिए? जिन लोगों को तुमने मारा उनमें से एक मेरे बचपन की सहेली शालिनी भी थी। अब मैं तुम्हें किसी और की जान नहीं लेने दूंगी। तभी रिया अपने साथ एक बाबा को ले आती है, जो एक के बाद एक मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। उन मंत्रों को सुनकर वो अंडे बेचने वाला भूत घबराने लग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, छोड़ दो मुझे, बंद करो ये सब, छोड़ दो। आखिरकार उस अंडे बेचने वाले भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद फिर कभी किसी ने उस अंडे बेचने वाले भूत को नहीं देखा। शहर से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल अपनी चुड़ैल बेटी के साथ रहती थी।
वो चुड़ैल अपनी चुड़ैल बेटी को बहुत प्यार करती थी और प्यार से उसे बिनी बुलाती थी। बिनी चुड़ैल दिखने में थोड़ी अलग थी। उसका आधा शरीर चुड़ैल का और आधा शरीर बकरी का था। एक दिन बिनी दूर पहाड़ी पर खड़ी होकर स्कूल जाते हुए बच्चों को देख रही थी। इतने गौर से क्या देख रही हो बिनी? माँ, मैं बस उन सभी बच्चों को देख रही हूँ जो स्कूल जा रहे हैं। वो देखो, मेरा भी बहुत मन करता है स्कूल जाने का, स्कूल में बैठकर पढ़ने का। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, क्या तुम मुझे स्कूल भेज सकती हो? बिनी की बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अपनी बेटी को जरूर स्कूल भेजूंगी और तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी। पर माँ, ये तो संभव ही नहीं है। मैं इस हालत में कैसे स्कूल जाऊंगी? मुझे देखकर तो सभी बच्चे डर जाएंगे और मुझे तो कोई स्कूल में घुसने तक नहीं देगा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर मेरी बेटी को पढ़ने की इतनी ही लगन है तो एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं कि मुझे जादू भी आता है। मैं तुम्हें जादू से एक साधारण लड़की बना दूंगी, फिर तुम स्कूल जा सकती हो। क्या? सच में माँ, तुम्हें जादू आता है? इसका मतलब मैं भी अब दूसरी लड़कियों की तरह दिखूंगी। अब तो मैं भी स्कूल जाऊंगी, सहेलियां बनाऊंगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल अपने सामने बिनी को बुलाती है और कहती है, बिनी, मैं तुम्हें अब एक साधारण लड़की बनाने वाली हूँ, पर एक शर्त पर। हाँ माँ, बोलो ना, क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, बस तुम मुझे इन चुड़ैल रूप से छुटकारा दिला दो और एक लड़की बना दो। मेरी शर्त यह है कि स्कूल की छुट्टी होते ही तुम सीधा घर आओगी, इधर उधर नहीं जाओगी, क्योंकि मेरा जादू सिर्फ आधे दिन ही चलेगा। मतलब सूरज ढलते ही ये जादू टूट जाएगा और तुम फिर से चुड़ैल रूप में आ जाओगी। मतलब यही ना कि जादू सिर्फ सूरज की रोशनी में ही चलेगा, चांद की रोशनी में नहीं? तुमने बिल्कुल सही समझा। बिनी अपनी चुड़ैल माँ की हर बात मानती है। चुड़ैल आंखें बंद करती है और बिनी पर कुछ जादू करती है। बिनी धीरे धीरे एक साधारण लड़की में बदल जाती है। माँ, माँ देखो मुझे, मैं कितना बदल गई। अब मैं चुड़ैल बकरी नहीं हूँ। फिर चुड़ैल भी अपना रूप बदलकर बिनी का दाखिला स्कूल में कराती है। अगली सुबह बिनी का स्कूल में पहला दिन था। बिनी स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ी। आज उसने कई सारे दोस्त भी बनाए अपने। छुट्टी के समय क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं? बातें करते हुए जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। बताओ क्या बोलती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो हम दोस्त बन गए हैं, साथ में जा सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे साथ जाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छुट्टी होने पर बिनी सलोनी को एक छोटे रास्ते से जाने को बोलती है। छोटा रास्ता? क्या सच में स्कूल से घर तक जाने का यहाँ छोटा रास्ता भी है? मुझे तो कभी नहीं मालूम पड़ा उस रास्ते के बारे में। आज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। पर उस रास्ते के बीचों बीच पहुंचते ही बिनी अपने असली रूप में आ जाती है। सलोनी उसे बकरी चुड़ैल के रूप में देखकर हैरान तो थी ही और डरी हुई भी थी। तुम बिनी से बकरी? नहीं नहीं, चुड़ैल कैसे बन गई? क्या है ये सब? कौन हो तुम? तुमने सही पहचाना, मैं बिनी हूँ, तुम्हारी सहेली, पर मैं एक चुड़ैल भी हूँ। कई दिनों से इंसान का मांस खाने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल के बच्चों को खाने के लिए। और मैं धीरे धीरे सभी बच्चों को खा जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तुमने सही नहीं किया। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ तुम्हारे बारे में। जिंदा रहोगी तो बताओगी ना मेरे बारे में? चुड़ैल सलोनी को भागने नहीं देती। उसे मारकर वो बकरी चुड़ैल उसे पूरा खा जाती है। उसकी हड्डियों तक को चबा जाती है ताकि उसकी माँ को इसकी भनक भी ना लगे। सलोनी को खाने के बाद बिनी घर पहुंचती है। आज का दिन कैसा रहा स्कूल में? बहुत ही अच्छा रहा माँ, मेरे वहाँ बहुत से दोस्त भी बने। पता है, छुट्टी के समय आज मैं अपनी सहेली के साथ ही आई। माँ, स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, पर ध्यान देना मेरी कही हुई बात का कि सूरज ढलने से पहले तुम्हें घर पहुंचना है। हाँ माँ, मुझे सब। अगले दिन बिनी फिर से स्कूल जाती है। हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली, इसलिए मैंने ये सोचा है कि पढ़ाई के अलावा कुछ अलग किया जाए। इसलिए कल हम सब पिकनिक जाएंगे और सभी बच्चों को पिकनिक जाना है। हम सब खूब मस्ती करेंगे वहाँ। पिकनिक का नाम सुनकर सभी बच्चे खुशी के मारे उछलने लगते हैं। इसलिए बिनी भी स्कूल के बाद सीधा घर पहुंचती है और माँ से पिकनिक पर जाने की बात कहती है। पिकनिक? नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत कतई नहीं दूंगी। क्या तुम भूल गई कि हम कौन हैं? अगर गलती से भी ये राज किसी दूसरे को पता चल गया तो हमारा इस जंगल में भी रहना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें पिकनिक जाने की इजाजत नहीं दूंगी।
माँ की बात सुनकर बिनी रोने लगती है। माँ से गुस्सा भी हो जाती है, बात नहीं करती। इसलिए बेटी के आगे माँ हार जाती है और पिकनिक जाने की इजाजत दे देती है। अगले दिन सभी बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं। बहुत सुंदर और हरी भरी जगह। मैडम, ये जगह तो बहुत सुंदर है। इससे पहले कभी नहीं देखी इतनी सुंदर जगह। और यहाँ कितने रंग बिरंगे फूल भी हैं। मेरी तो इन फूलों से नजर ही नहीं हट रही। और मेरी तुम सबसे, तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कब तुम सब मेरे पेट में जाओगे और मेरी भूख मिटाओगे। हाँ मैडम जी, ये बहुत ही सुंदर जगह है, पर इससे भी कहीं ज्यादा सुंदर जगह मुझे पता है। वो यहीं पास में है। क्या हम सब वहां भी चलें? अच्छा, इससे भी सुंदर जगह भला कोई हो सकती है। ठीक है, फिर हम सब वहां चलते हैं। बिनी सभी को झूठ बोलकर जंगल की तरफ ले आती है। बस थोड़ा सा और चलना होगा, आगे थोड़ी दूर पर ही है वो जगह। टीचर और सभी बच्चे जंगल पहुंच जाते हैं। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और सन्नाटा देख बच्चे डरने लगते हैं और वहां से जाने की जिद करते हैं। शाम हो जाती है, तभी सूरज डूब जाता है और धीरे धीरे बिन्नी बकरी चुड़ैल बन जाती है। तुम बिन्नी तो नहीं हो, तुम तो कोई चुड़ैल हो। बच्चों, सभी भागो जल्दी, ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। अब तुम सब मेरे घर में हो, ये मेरा इलाका है। तुम सबको मैं यहाँ जानबूझकर लाई। तुम सब मेरी चाल में बहुत आसानी से फंस गए, जैसे बाकी बच्चे आ गए थे मेरी चाल में। इसका मतलब जो बच्चे गायब हुए स्कूल से, उन्हें तुमने मारा? हाँ, मैंने खाया। मेरी माँ ने जब से मुझे इस बकरी के धड़ के साथ जोड़ा है, तब से मैं बहुत भूखी रहती हूँ। मेरा पेट कभी भरता ही नहीं। क्या करूं अब मैं? अब तो तुम्हारे भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए चुपचाप तुम सब मेरे मुंह में आ जाओ, मेरा भोजन बनने के लिए। चुड़ैल जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ती है उन्हें खाने के लिए, तभी उसकी माँ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपने ही गुरु को मारने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मुझे नहीं पता था कि मेरी ही बेटी मुझे धोखा दे रही है। छी, मुझे शर्म आती है तुम्हें बेटी कहते हुए। माँ, ऐसा नहीं है, वो मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब लोग मुझे मारने के लिए यहाँ आए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मुझसे झूठ बोला स्कूल जाने के लिए। तुम्हें स्कूल पढ़ने नहीं, इंसानी मांस खाने जाना था। जिन बच्चों को तुमने मारा उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूंगी दोबारा ऐसा। मत दो मुझे सजा। चुड़ैल अपनी बेटी की एक नहीं सुनती। वो अपने जादू से अपनी चुड़ैल बेटी को पूरी की पूरी बकरी बना देती है। अब तुम जिंदगी भर इसी हालत में रहोगी और इस जंगल की घास खाओगी बस। मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर। चुड़ैल अपनी बेटी को पूरी बकरी बनाकर खुद गायब हो जाती है और सभी बच्चे चुड़ैल के साए से आजाद।